भागीरथपुरा इलाके से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं। लैब रिपोर्ट साफ कहती है पानी में गंदगी की मिलावट थी। सीएमएचओ ने भी माना कि बीमारी की वजह दूषित पानी ही है। अब सवाल सिर्फ एक इलाके का नहीं है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीला पानी कैसे पहुंचा? क्या स्वच्छता का मतलब सिर्फ चमकती सड़कें और कूड़ा प्रबंधन है? साफ पानी और साफ हवा का क्या ये स्वच्छता का हिस्सा नहीं है? वहीं अगर WHO की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग दूषित पानी से मरते हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकार होते हैं बच्चे। जी हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और 5 साल से कम उम्र के मासूम बच्चे जो हैं वो इसमें सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो सवाल बड़ा है, जब देश का सबसे स्वच्छ शहर भी साफ पानी नहीं दे पा रहा तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा? स्वच्छता के दावों के बीच जहरीले पानी का ये सच हमें झकझोरने के लिए काफी है। आज इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एक एक कर एक्सपर्ट का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सचिन HJ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश कुबल, वाटर लिटरेसी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं प्रफुल्ल कदम, लीडर ऑफ किसान आर्मी एंड वाटर आर्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सचिन HJ आपसे ही होगा। दूषित पानी से सबसे पहले शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और ये संक्रमण कितनी तेजी से जानलेवा बन सकता है, बताएं। तो बेसिकली इस केस में जो हुआ है सुवेज वाटर की कंटामिनेशन जो हुआ है। सुवेज वाटर में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली गट में होता है। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की जो फीसिस होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, लाइक शिगला होता है, साल्मोनेला होता है, कैंपेलोबैक्टर जेजुनी। वायरसेस भी हो सकते हैं एंड मोस्ट कॉमन जो है इकोलाई होता है जो मोस्ट कॉमन फीकल कंटामिनेंट होता है। अभी इस केस में अथॉरिटीज ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कौन सी ऑर्गेनिज्म की वजह से इतने सारे डेथ्स हुए हैं, बट मोस्ट कॉमनली इस क्लिनिकल पिक्चर के साथ यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वेरी रेयरली विब्रियो कॉलरे जो कॉलरा की जो बैक्टीरिया होता है वो भी हो सकता है। सिम्टम्स तो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस की जो क्लासिक सिम्टम्स है पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स, यही होता है एंड डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया वो 6 आवर्स से सबसे जल्दी जो है, बट मोस्ट कॉमनली 12 to 24 आवर्स के बीच में जो है वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है सिम्टम्स एंड सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको पता होना चाहिए ये है कि जो भी जो भी बैक्टीरिया मैंने आज अभी तक बताया है वो अपना एंट्रोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं एंड उसके जरिए पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की जो साइंस होते हैं, मुंह सूखना, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत जल्दी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आना, इसको पकड़ के जल्दी रिहाइड्रेशन किया। ORS जो आराम से मिल जाता है अपनी दुकान में, ORS स्टार्ट कर दिया पेशेंट को। अगर ORS नहीं मिला, घर में खुद ही 1 लीटर पानी में थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट डाल के घर में घरेलू ORS बना के पी लिया। इससे भी हम काफ़ी जान बचा सकते हैं। जो मुंह से बिल्कुल भी पीना लायक नहीं है, जल्दी अस्पताल में दाखिल होने से एंड फ्लूइड्स देने से पेशेंट सतर्क होकर अपना जान बचा सकते हैं। सिम्टम्स जो आपके ओरिजिनल सवाल था यही है कि वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, फीवर और लूज स्टूल्स। ऑलराइट, चलिए, इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वक्त आप बता रहे हैं और इन तमाम चीजों पर बातचीत और हर एंगल से इसे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और ऐसे में अविनाश कुबल जी भी हैं, वाटर लिटरेसी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। अविनाश जी, शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय हमें देने के लिए। और स्वच्छ शहर होने के बावजूद पानी इतना दूषित कैसे हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? फेलियर सिस्टम का कहेंगे या फिर मॉनिटरिंग का कहेंगे?
जब हम शहर के स्वच्छता की बात करेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की, जिसमें घन कचरा बोलते हैं। अब हो सकता है उस मामले में, और हो सकता है नहीं, बिल्कुल इंदौर शहर उसमें हमारे भारत देश में फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो वाटर कंटामिनेशन हो रही है, जिसकी वजह है लिक्विड लिक्विड कंटामिनेशन। पानी का जब सप्लाई किसी शहर को या किसी कस्बे को होता है तो उसमें दो जगह पे कंटामिनेशन होने की शक्यता रहती है। एक तो है कि कलेक्शन साइट, मतलब जहाँ से पानी इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से लाया जाता है। कई बार ये अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से निकाला जाता है, कई जगह पे ये नदियों से इकट्ठा किया जाता है, कई जगह से तालाब से इकट्ठा किया जाता है। उसको लाने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस सब पानी को साफ करती है, स्वच्छ करती है, जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में होने के बाद ये पानी टैंक में भरा जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यहाँ से लोगों को ये पहुंचाया जाता है। अब जो केस हम यहाँ पे सुन रहे हैं तो उससे पता लग रहा है कि पूरे इंदौर शहर का पानी प्रदूषित नहीं हुआ है, लेकिन किसी एक विशिष्ट इलाके का पानी प्रदूषित हुआ है। तो इससे ये साफ है कि उस इलाके की जो पाइपलाइन है, जो उस इलाके को पानी का पाइपलाइन जो पानी सप्लाई कर रही है, हो सकता है वो पाइपलाइन कहीं से टूटी हुई हो, और इस ऐसी जगह पे टूटी हो कि जहाँ पे टूटने के बाद उसमें कंटामिनेटेड पानी प्रवेश करता है। ये कई बार होता है। पुरानी पाइपलाइन जो होती है, खासकर पुराने ज़माने में लोहे की या धातु की पाइपलाइन होती थी। आजकल बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक या अलग-अलग प्रकार के फाइबर की लाइन होती है। तो पुरानी पाइपलाइन कई जगह पे उसको रस्टिंग की वजह से या सड़ जाने की वजह से उसमें लीकेज शुरू हो जाता है। हम आम तौर पे देखते हैं शहरों में कई बार पानी के पाइपलाइन में लीकेज होता है। जब ये लीकेज होता है, जब पानी प्रेशर से आता है, टंकी से जब घरों की तरफ पानी बह रहा है, तब प्रेशर होने की वजह से पानी लीक होके बाहर आता है। लेकिन बिल्कुल इससे उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब ये टंकी पे वाल्व बंद कर दिया जाता है और पानी घरों की तरफ बह रहा है, तो उस वक़्त में कई बार ऐसा होता है कि बाहर में जो पानी है, अब ऐसा है कि बहुत सारे हमारे भारत के शहरों में पाइपलाइन जो है वो गटर के थ्रू ही डाली जाती है या गटर के पानी के साथ में ही डाली हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे ये गटर का पानी या कोई भी कंटामिनेटेड पानी पाइप में दोबारा घुसने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, कहीं पे पानी का टैंक लीक है जहाँ पे ये कंटामिनेटेड पानी पाइपलाइन पे वहाँ से जो सप्लाई है वो पर्टिकुलर रिहायशी इलाके में जा रहा है। वहाँ पे लोगों को पता नहीं है ये पानी कंटामिनेटेड आ रहा है, और वो इस पानी को कंज़्यूम कर रहे हैं, पी रहे हैं, या भोजन या और चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस टाइप का पानी जब सिस्टम में आ जाता है तो उससे बीमारियाँ होने की, जैसे मेरे पहले के वक्ता ने बताया, उस तरीके से बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी आमतौर पे हम लोग पीते हैं। लेकिन खास करके पानी अगर उबाल के पिया जाए तो इस तरीके के बीमारी होने की शंका कम होती है। लेकिन ये नहीं होता है, कई बार पानी को फ़िल्टर करने से भी ये शंकाएँ कम हो जाती है, लेकिन फ़िल्ट्रेशन भी नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं घर में छोटा डोमेस्टिक फ़िल्टर भी लगा हुआ होता है, लेकिन अगर वो भी नहीं लगा हुआ है और डायरेक्टली अगर पानी लाइन से निकाल के या टैप से निकाल के पी रहे हैं, तो ये संभावना बढ़ जाती है। शायद इसी तरीके का कुछ हुआ होगा। मुझे बिल्कुल। इस जगह पे मुझे ये सुझाव देना है कि आप इंदौर शहर जो है, तुरंत उस इलाके में जो पानी सप्लाई करने की लाइन है, उसको पूरा चेक करें। तो जहाँ कहीं भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत एड्रेस करें, उसको ठीक करें। ये लीकेज जैसे ही बंद हो जाएगा, शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुँचना बिल्कुल, शुरू हो बिल्कुल। जाएगा और बीमारी पे कंट्रोल आ जाएगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही कहा अविनाश जी आपने। और बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इंदौर लोग अगर गए होंगे, इंदौर शहर को देखा होगा, तो उसकी पहचान है साफ सफाई। और इंदौर जैसे शहर से इस तरह की चीज, इंदौर में दूषित पानी से मौतें, ये सोचने के भी लायक नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है। सबसे साफ कहे जाने वाले शहर में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग बीमार हुए, 30 से ज्यादा आईसीयूज में भर्ती हुए, 1400 से ज्यादा लोग प्रभावित, और दूषित पानी मौत की वजह बन चुका। गंदे पानी से लोगों में उल्टी, दस्त, पेट से जुड़ी समस्याएं निकल कर आती हुई दिखी। और ये उस शहर की बात हम कर रहे हैं जिसे सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लगातार 8 बार मिलता रहा है। प्रफुल्ल कदम जी भी हमारे साथ, लीडर है किसान आर्मी एंड वाटर आर्मी के। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया।
जब दूषित पानी से मौत हो जाती है, मौतें हो जाती हैं, तो जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए आपके हिसाब से? नगर निगम की, राज्य की, या फिर सिस्टम की? नहीं, ये जो इंदौर का जो केस आगे आया है कि उसके वजह से मैं फील्ड में थोड़ा रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये ड्रिंकिंग वाटर से ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। एग्रीकल्चर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टोरेज है उसकी वजह से भी बहुत सारे कुछ केसेस यहाँ फील्ड पे आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के एरिया में अभी जहां जहां हॉर्टिकल्चर है बोरवेल से, वहां यूरिनल्स तो हर किसी को है। सांगली और कोल्हापुर का बेल्ट, अगर आप शुगर केन का बेल्ट देखेंगे तो हर उधर कैंसर इज कॉमन डिसीज हो गया है। और इस बारे में जो इंडियन स्टैंडर्ड के दिए हैं, 26 स्टैंडर्ड या 30 स्टैंडर्ड दिए हैं, वो स्टैंडर्ड का कोई मूल्यमापन या वैल्यू रिव्यू कोई ऑफिसर नहीं करता है। हम सिर्फ वाटर ट्रेस पे ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट पूरे सिर्फ एमपी की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं पूरे देश में घुमा हूँ कि पूरे देश में वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से वाटर क्वालिटी को कोई देखता ही नहीं है, सिर्फ वाटर ट्रेस को ही हम जज करते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट जो बात है वाटर क्वालिटी की, उसको कोई रिव्यू नहीं करता, इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं होता, एनवायरमेंटल के एंगल से कोई देखता नहीं है। और ये फील्ड में इस कॉमन हो गया है। अगर रिवर का ही एनवायरमेंट, मैं ये सोचता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि एक्शन किस पे लेना चाहिए, तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम जिसके अंडर है उससे पहले एनवायरमेंट को जो डिपार्टमेंट है उस पर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कोई भी उसका जो प्रोग्राम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट को एनजीटी में जाना पड़ता है, नेशनल ट्रिब्यूनल में एनवायरमेंट के सब्जेक्ट को लेके जाना पड़ता है। और वाटर ट्रेस के बारे में कोई भी एक्शन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से नहीं होता है। तो वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट रहता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो रहता है उसका भी ये क्वालिटी के हिसाब से कोई इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन कोई भी रखता नहीं है। ये बहुत ही सीरियस बात ये इंदौर के केस की वजह से देश में आगे बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये एमपी की बात नहीं, तो एक्शन जो होना चाहिए तो पहले एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है जो कोई देखता नहीं है, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी रहती है वो देखता नहीं है। और एनवायरमेंट के जो इंस्पेक्शन स्क्वाड होते हैं वो भी नहीं देखते। मैंने खुद ऑल स्टेट के डिपार्टमेंट को मैंने अपील किया था कि एनवायरमेंट का खुद का एक फोर्स होना चाहिए जो उसको इंस्पेक्शन करे। आज ये जो बात है सिर्फ डायरेक्ट जो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमारे महानुभाव, हमारे एक्सपर्ट से एक अनुरोध करूंगी कि सवाल जितने पॉइंट टू पॉइंट जवाब जो है रखें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ पाऊं। ढेर सारी चीजें हैं जो आप से डिस्कस करनी है, आपकी राय या आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर हमें जानना है। सचिन जी, कमिंग बैक टू यू, और आपसे बात करने से भी पहले WHO की जो रिपोर्ट हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हर साल दूषित पानी से कितने लोगों की मौत होती है, इस पर रोशनी डालना चाहेंगे। दुनिया भर में दूषित पानी से हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। गंदा पानी पीने से डायरिया सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा इस दूषित पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, और हर साल करीब 4 लाख बच्चों की मौत होती है गंदा पानी पीने से। गांव और गरीब इलाकों में खतरा जो है इसका सबसे ज्यादा होता है, अवेयरनेस की कमी और इसका खतरा सबसे ज्यादा। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर सचिन, ये कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा इस तकलीफ से जूझते हैं, और इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभाव पड़ता है तो बच्चों पर। तो ऐसे मामलों में बच्चों को और बुजुर्गों को रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्यों कई गुना वो बढ़ जाता है रिस्क, और क्या शुरुआती लक्षणों को समय पर अगर पहचान लिया जाए तो इस तरह की स्थिति, मौत तक नौबत जो आ जाती है, उसको रोका जा सकता है? बच्चे और जो बूढ़े जो होते हैं उनकी जो आंत है वो दोनों एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में है। जो बच्चों में जो इम्यूनिटी होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है। जैसे हमारी 2 ईयर्स से 12 ईयर्स की एज में
हमारी जो गट जो लाइनिंग है उसको अलग अलग तरीके के एंटीजेंस की एक्सपोजर होती है एंड उसकी अगेंस्ट बॉडी धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। सो बच्चों में वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। सो उनको कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप अभी तक हुआ नहीं होता है। सो इसीलिए उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है एंड छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एंड जल्दी हालत बिगड़ सकते हैं। सो एंड दूसरा जो है एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ओवरऑल डिहाइड्रेशन को हैंडल करने वाली जो कैपेसिटी है वो कम होता है। सो एंड डिहाइड्रेशन की जो सिम्टम्स है वो इतना मैनिफेस्ट भी नहीं होता है एल्डरली में। सो स्पेशली 70 इयर्स एंड अबोव जो एज होते हैं सो वो भी अगेन जल्दी जल्दी डिहाइड्रेशन के लिए वो ससेप्टेबल होते हैं। सो ये चीज होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? आई कुड नॉट रिकॉल। हेलो। शुरुआती लक्षणों को, मेरा ये सवाल था कि अगर शुरुआती लक्षणों को ही पहचान लिया जाए तो क्या ये नौबत जो मौत तक पहुंच जाती है उसे मिटिगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है डॉक्टर सचिन? तो शुरुआत में जो सिम्टम्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है बट यूजुअली फर्स्ट सिम्टम पेन अब्डोमेन ही होता है। सो पेन अब्डोमेन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉमिटिंग या लूज स्टूल्स। सो इसको हम डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंड डॉक्टर को दिखाने से पहले रिहाइड्रेशन के बेसिक्स हमको खुद पता होना चाहिए। सो जब भी कोई घर में आपके बच्चे हैं, एल्डरली है, उनको कोई भी कारण डायरिया स्टार्ट हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, उनको हाइड्रेशन स्टार्ट करना घर से ही स्टार्ट करना है। सो आपको दुकान में जाके ओआरएस खरीद सकते हैं। अगर दुकान तक भी नहीं जा सकते हैं आप होममेड ओआरएस प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर विथ 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सो इतना प्रोपोर्शन में आप मिक्स करके आप उनको हाइड्रेशन घर पे ही डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप जितना जल्दी हाइड्रेशन स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा पेशेंट नीचे नहीं जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है तो मुंह से भी नहीं ले पाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में फ्लूइड्स देके मैनेज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो भी पेशेंट घर पे है उनको लूज टू स्टार्ट हो गया है तो आप मान के चलिए और डिहाइड्रेट कर रहे हैं एंड उनको ओआरएस स्टार्ट कर लीजिए। सो जिस्ट ऑफ द आंसर यही है कि ओआरएस घर पे खुद बनाना आपको पता होना चाहिए। एंड आजकल एक रिसेंट बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। एक कंपनी ने ओआरएस जो WHO स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है उसको चेंज करके उसमें शुगर ज्यादा डाल के ORSL करके उसको बेच रहे थे। सो आप उसको भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो पैकेट पीछे खोल के देखना होगा कि WHO रिकमेंडेड ओआरएस फॉर्मूला है या इन्होंने कुछ और ही बना दिया है। सो ORSL आपको अवॉइड करना है। ओआरएस स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो आप घर में बनाना आपको डेफिनेटली सीख कर तैयार रहना है। रिहाइड्रेशन डेफिनेटली हमारे हाथ में है एंड पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए। पेशेंट मतलब जनरल पब्लिक को। जी जी बिल्कुल। अविनाश जी, अगला सवाल आपसे, और 2 चीजें हैं जिस पर क्विक आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। अविनाश जी, क्या भारत में पीने के पानी की टेस्टिंग और ऑडिट पर्याप्त और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है आपके हिसाब से? और दूसरी चीज, क्या केवल ट्रीटमेंट प्लांट काफी है या फिर सोर्स टू टैप ट्रैकिंग जरूरी हो चुकी है अब? जहां तक हम पानी के सप्लाई की बात करें तो ज्यादा करके जितने भी हमारे बड़े सिटीज है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे जो पानी सप्लाई होता है वो पानी तो सेफ माना जा सकता है। इतना उसमें गंदगी आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जहाँ पे खुद कंज्यूमर पानी इकट्ठा करता है, माने कुआं हुआ या नदी हुई या और कोई सोर्स हुए, ट्यूबवेल हुआ, वहां पे पानी की शुद्धता के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकते या उसके बारे में थोड़ा सा ओपन एरिया, ग्रे एरिया रहता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपालिटी का पानी जो आता है वो अगर वहां पे उनके पास सोर्स अच्छा है, यानी सोर्स कंटामिनेटेड नहीं है, तो पानी अच्छा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बड़े सिटीज में तो पानी बहुत अच्छे क्वालिटी का सप्लाई होता है। इसी वजह से हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे हमारे महानगर हुए या बड़े और इंदौर जैसे शहर हुए, इनमें पानी कंटामिनेशन, पानी एट सोर्स कंटामिनेशन बहुत कम होता है। जहां तक
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सवाल है। अब हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें काफी पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड आता है, जैसे सड़क बन जाती है या कोई और स्ट्रक्चर बन जाता है, तो पुरानी लाइनें जो जमीन के नीचे दबी रहती है या गड़ी हुई रहती है, उसको उखाड़ के उसको दोबारा से लगाने का काम बहुत कम होता है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि उस लाइन को कुछ 10, 20, 15, 25 सालों के बाद उसको चेंज किया जाए। तो ऐसी पुरानी लाइनें जिन शहरों में है, वहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसे लिक्विड और गटर का पानी मिक्स होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जिस एरिया में इस तरीके के किस्से बहुत ज़्यादा होते हैं या इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जी छोटा डोमेस्टिक लेवल का वाटर फिल्ट्रेशन भी लोगों को यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल प्रफुल्ल जी आपसे, उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में साफ पानी को गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि भारत देश जो है इसमें शहर भी है और गांव खेड़े भी हैं, तो गांव और शहर दोनों में पानी की गुणवत्ता पर निगरानी कैसे मजबूत हो सकती है आपके हिसाब से? हाँ, एक मैं इस सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल में कंसेप्ट है व्याब नाम का, वाटर, एनर्जी, हैबिटेशन, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब पानी को और हेल्थ को और एग्रीकल्चर सबको अलग नहीं कर सकते, ये कलेक्टिव काम है। तो ये अगर वाटर की क्वालिटी हमें रखना है तो जो सपोर्टेड जो पैरेलल जो सब्जेक्ट फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है, लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, हेल्थ हो, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब ये हम वाटर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमें लार्ज स्केल पे ये देखना चाहिए कि हम स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को इसको कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर हम वाटर क्वालिटी को उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे तो कुछ तो उधर इंस्पेक्शन होगा या कुछ तो ये कंट्रोल, ये जो संनियंत्रण जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। तो और पॉलिसी में मैं ये कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो IAS ऑफिसर या कुछ डेवलपमेंट के ऑफिसर है, उनमें ही अवेयरनेस नहीं है इस सब्जेक्ट का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात है कि हम नदी को CPC को ड्रेनेज डिक्लेयर बहुत सारे, एक भी नदी हमारी अभी क्लीन नहीं है। आपको पता होगा देश में एक भी नदी क्लीन नहीं है हमारी। तो ये जो अवेयरनेस है सिर्फ पानी के इतने पाइपलाइन का नहीं है, तो पूरे देश का ये अवेयरनेस का काम है। और पहला जो अवेयरनेस आना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम को आना चाहिए कि सिर्फ ये एविडेंस को देख के उसको कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो हमें ये स्टेट लेवल जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसको ये वाटर सप्लाई के रूल्स और रेगुलेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको कंपल्सरी करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पानी का डायरेक्ट, अभी हेल्थ के एक्सपर्ट बहुत है, लेकिन पानी का डायरेक्ट हमारे लाइफ से और पूरे एनवायरनमेंट का रिलेशन है। जी, तो जी। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सीरियसली और अलग एंगल से उसको देखना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म जी। देख रहे हैं लोग, वो शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और सही कहा आपने, और बड़ा मुद्दा है ये, और इस बड़े मुद्दे पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से वॉच लिस्ट, वॉच आउट और किसी न किसी तरह के कड़े कदम उठाने जरूर चाहिए। आप सभी एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर सचिन, अविनाश जी और प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। जब सबसे स्वच्छ शहर में पानी जहरीला हो सकता है तो समझ लीजिए स्वच्छता की असली परीक्षा तो अब शुरू हो गई है। इस चर्चा को यही समेटेंगे, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।